स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सुधीजनानां प्रबुद्धजनानां मान्यानां विदुषां छात्राणां च सर्वेषाम् अभिनन्दनम्। श्रेष्ठ कला संगम द्वारा समायोजितायां फेसबुक लाइव व्याख्यानमालायां भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला द आर्ट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस विषयेण संबद्धं तृतीयं व्याख्यानं प्रस्तोतुम् अहं कमला भारद्वाजः समुपस्थिता। व्याख्यानादौ मंगलाचरणम् आचरेम। परमात्मनामेकं जगद्बीजम् आद्यं निरीहं निराकारं ओंकारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। अर्थात जगत के बीज तृष्णा रहित निराकार ओंकार द्वारा वेदितव्य, संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति पालन पोषण करने वाले, जिनमें विश्व का लय हो जाता है, ऐसे परमात्मा ईश अर्थात भगवान शिव की मैं आराधना करती हूँ। बंधुओं, कोरोना महामारी के कारण हम सब अपने घरों में प्रतिबंधित रहकर एवं सुरक्षित रहकर समय व्यतीत कर रहे हैं। विविध ललित कलाओं से संबद्ध जानकारी प्राप्त कर रहे हैं एवं आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कला शब्द का अर्थ है, व्युत्पत्ति परक अर्थ यदि देखें, कम आनंदम लाती ददाती इति कला। तो मित्रों, इस समय व्यतीत करने के प्रसंग में एक पंक्ति का मुझे स्मरण हो आया है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो याति धीमताम, अर्थात प्रबुद्ध जनों का समय काव्य शास्त्र ज्ञान में व्यतीत होता है। मैं श्रेष्ठ कला संगम द्वारा आयोजित व्याख्यानों के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। ये व्याख्यान बंधु एक दृष्टि से विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं। एक ओर तो सैद्धांतिक पक्ष का प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर ये व्यावहारिक पक्ष को भी दिखा रहे हैं। एक तरफ भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला से संबद्ध चर्चा हो रही है और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इसमें भरतनाट्यम, कथक नृत्य, तबला, सारंगी, सितार आदि का वादन भी साक्षात प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मित्रों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला से संबद्ध पहले 2 व्याख्यानों में हमने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला का परिचय एवं भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबद्ध स्वरूप, इतिहास, अंश, वेशभूषा आदि के विषय में चर्चा की थी। आज हम द्वितीय नृत्य शैली कथक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सुधीजनों, आइए कथक नृत्य की प्राचीनता, उद्गम, प्रवर्तक घरानों, मुद्राओं, वेश इत्यादि के विषय में हम चर्चा करते हैं। मित्रों, आप सब जानते हैं कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक का अर्थ है कहे से कथा कहलाए। कथक संस्कृत का शब्द है और जिसका अर्थ है कहानी से व्युत्पन्न होना। कथक शब्द का अर्थ इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि कथा को थिरकते हुए, नृत्य करते हुए कहना। कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। यह बहुत प्राचीन शैली है। यदि हम विचार करें तो महाभारत में कथक का वर्णन प्राप्त होता है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कला और नृत्य से था। मुसलमानों के दरबार में भी यह नृत्य पहुंचने लगा। यह नृत्य कहानियों को बोलने का साधन है। कछवा के राजपूतों की सभा में, राजसभा में जयपुर घराने का, अवध के नवाब की राजसभा में लखनऊ घराने का और वाराणसी की सभा में वाराणसी घराने का जन्म हुआ। अपनी विशिष्ट रचनाओं के लिए प्रसिद्ध एक रायगढ़ घराना भी है जिसका उल्लेख प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लखनऊ घराने की चर्चा करते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसका जन्म हुआ। लखनऊ शैली के कथक नृत्य में सुंदरता और प्राकृतिक संतुलन होता है। कलात्मक रचनाएं, ठुमरी आदि अभिनय के साथ साथ
होरिस, होरिस का अर्थ है शाब्दिक अभिनय। और आशु रचनाएं जैसे भावपूर्ण शैली भी होती है। वर्तमान में पंडित महाराज अच्छन महाराज के पुत्र इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि माने जाते हैं। अब हम जयपुर घराने के विषय में चर्चा करें तो इसका जन्म राजस्थान के कच्छवा राजा के दरबार में हुआ। शक्तिशाली, तत्कार, कई बार चक्कर लेना और विभिन्न ताल में जटिल रचनाओं के रूप में नृत्य के अधिक तकनीकी पहलू यहाँ महत्वपूर्ण दृष्टिगत होते हैं। यहाँ पखावज का बहुत उपयोग होता है। यह कथक का प्राचीनतम घराना माना जाता है। मित्रों, वाराणसी के नृत्य वैसे भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कथक से संबद्ध एक वाराणसी घराना भी बहुत प्रसिद्ध है। इस घराने की प्रतिष्ठा जानकी प्रसाद जी ने की। यहाँ नटवरी का अनन्य उपयोग होता है एवं पखावज और तबले का प्रयोग कम किया जाता है। यहाँ ठाट और तत्कार में अंतर होता है। न्यूनतम चक्कर दाएं और बाएं दोनों पक्ष में लिया जाता है। रायगढ़ घराना छत्तीसगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह ने इस घराने की प्रतिष्ठा की। विभिन्न पृष्ठभूमि की पृथक शैलियों और कलाकारों के संगम और तबला रचनाओं से एक अनूठा माहौल बनाया गया था। पंडित कार्तिक राम, पंडित भरतू महाराज, पंडित कल्याणदास महंत, पंडित बर्मा नलक इस घराने के प्रसिद्ध नर्तक हुए हैं। मित्रों, प्रत्येक घराने के कथक नृत्य की एक विशिष्ट पहचान होती है। इन विशेषताओं से ही ये पता चलता है कि ये उपरोक्त घराने से संबद्ध हैं। बंधुओं, जयपुर घराने की विशेषता है कि इसमें फुटवर्क यानी पैरों से नृत्य करना और विभिन्न प्रकार की भ्रमरी माने चक्कर होते हैं। दूसरी ओर लखनऊ घराने में गत, निकास और हस्त मुद्राएं हैं। सर्वप्राचीन लखनऊ घराने में नृत्य के हस्त मुद्राएं और भाव प्रदर्शन का विशेष महत्व रहता है। मित्रों, अभी हमने जाना कि किस प्रकार से ये चार घराने इस नृत्य को आगे की विकास यात्रा में लेकर के चले। अब हम ये जानेंगे कि कथक का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ। इतने विशिष्ट नृत्य, इस लास्य नृत्य का उद्गम कैसे हुआ और कहाँ से हुआ। कथक के उद्गम के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अतिरिक्त प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। प्राचीन ग्रंथों में नृत्य को ईश्वर प्रदत्त कला माना गया है। देवताओं को मनोरंजन प्रदान करने के साथ साथ मनुष्यों को वेदों का ज्ञान देने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने नाट्य कला की रचना की थी, जो पंचम वेद के नाम से प्रसिद्ध भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र है। इस नाट्य शास्त्र में ऋग्वेद से काव्य, यजुर्वेद से भाव, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से सौंदर्य तत्वों का समावेश किया गया। नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में ही भरत मुनि ने नृत्य कला का वर्णन किया है। कथक के बारे में कथक कलाकारों और गुरुओं का मानना है कि कथक नृत्य में प्रथम स्थान राधा कृष्ण पर आधारित रचनाओं का होता है। इसलिए संभवतः नृत्य शैली का प्रादुर्भाव राधा कृष्ण के युग में हुआ होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। इस संबंध में उनका चिंतन है कि जिस समय ब्रज छोड़कर कृष्ण द्वारका चले गए तो ब्रज के निवासियों ने राधा कृष्ण के चरित्र पर रचनाएं रची, वे कथा के रूप में प्रचलित हो गए। कथक के विषय में एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष भी विचारणीय है। प्राचीन समय में मित्रों, चारण और भाट धार्मिक प्रसंगों को संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। इस संगीत नृत्य की परंपरा से कथक नृत्य शैली का प्रादुर्भाव हुआ। प्रारंभ में कथक में तकनीकी और शास्त्रीय पक्ष का अभाव था, लेकिन वैष्णव अध्यात्म से पुनर्जागरण के पश्चात कथक को नाट्य शास्त्र पर आधारित क्रमबद्ध स्वरूप प्रदान किया गया। मित्रों, प्रारंभ में कथा पढ़कर सुनाई जाती थी, परंतु कलाकार कालांतर में इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गायन शैली का भी इसमें समावेश कर लिया करते थे।
और धीरे धीरे इसका स्वरूप परिष्कृत होते हुए इसमें अंग संचालन की अभिव्यक्ति को भी विशेष महत्व दिया जाने लगा। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि कथक का इतिहास किस प्रकार से इतना वैभवशाली रहा और किस प्रकार से यह समृद्ध नृत्य कला हमारे देश में, बल्कि देश कहें या विदेशों में भी अपनी वैभव को सब ओर फैला रही है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला में कथक नृत्य का विशिष्ट योगदान प्राचीन काल से ही रहा है। आप सब परिचित हैं, उत्तर भारत की प्रसिद्ध भारतीय नृत्य शैली के रूप में कथक नृत्य विख्यात हुआ। परंतु कथक नृत्य का इतिहास अनेक परिधियों में घिरा हुआ है, क्योंकि कथक शब्द की उत्पत्ति कथा शब्द से हुई है। कथाकार प्रायः दंत कथाओं, पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों की उपकथाओं के विस्तृत आधार पर कहानियों का कथन करते हैं। प्रारंभ में यह एक मौखिक परंपरा के रूप में शुरू हुआ था, परंतु धीरे धीरे इस परंपरा को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें स्वांग और मुद्राएं कदाचित बाद में धीरे धीरे जुड़ती गई। कथाकास अर्थात कथाकार की परंपरा वंशानुगत थी। यह नृत्य वंशानुगत क्रम से उभरने लगा। 3री और 4थी सदियों के साहित्यिक संदर्भ में इन कथाकासों के बारे में ज्ञात होता है। मिथिला के कमलेश्वर के पुस्तकालय में अनेक संदर्भ भी प्राप्त होते हैं। 13वीं सदी में इस नृत्य की जो निश्चित शैली एक निर्धारित हो गई थी, उसमें निखार आने लगा। धीरे धीरे स्मारक अक्षरों और बोल की भी तकनीकी सुविधाओं का विकास हो गया था। इसके पश्चात 15वीं सदी में वैष्णव धर्म उत्तरी भारत में प्रचलित हो गया था। सिद्धांततः भक्ति आंदोलन के समय रासलीला का कथक पर लयात्मक और संगीतात्मक रूप से प्रभाव पड़ा। राधा कृष्ण के विषय वस्तु मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास की रचनाओं से बहुत प्रसिद्ध हुई। कथक राधा कृष्ण के जीवन कथा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। श्री कृष्ण के वृंदावन की पवित्र भूमि में क्रियाकलाप और कृष्ण लीला के किस्सों का लोकप्रिय प्रदर्शन किया जाता रहा। इसके पश्चात धीरे धीरे यह नृत्य आध्यात्मिकता से दूर हटकर थोड़ा लोक नृत्यों से प्रभावित होने लगा। मुगलों का आगमन हुआ। मुगलों के आगमन से इस नृत्य को एक नया प्रोत्साहन मिला। इस समय मंदिर के आंगन से लेकर मित्रों महलों की दरबारों तक एक परिवर्तन ने अपना स्थान बनाया, जिसके कारण प्रस्तुतिकरण में भी परिवर्तन आए। हिंदू और मुस्लिम दोनों दरबारों में यह कथक नृत्य उच्च शैली में उभरा और मनोरंजन के एक मिश्रित रूप में विकसित हुआ। मुस्लिम वर्ग के अंतर्गत यहाँ नृत्य पर विशेष जोर दिया गया और भाव ने इस नृत्य को और अधिक सौंदर्यपूर्ण, प्रभावकारी और भावनात्मक आयाम प्रदान किए। इसके पश्चात 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में पूर्णतः यह नृत्य पल्लवित और पुष्पित हुआ, या यूं कहें कि यह कथक का स्वर्णिम युग रहा। नृत्य में लखनऊ घराने की अभिव्यक्ति, लखनऊ की नज़ाकत और भाव पर उसके प्रभावशाली स्वरांकन सहित स्थापित किया गया। परंतु जयपुर घराना भी कथक नृत्य में लयात्मक प्रवीणता के लिए जाना जाता है और बनारस घराने में भी कथक नृत्य की लोकप्रियता को और अधिक परिष्कृत किया गया। इस समय तक इस नृत्य में लचीलापन भी आने लगा था। तबला और पखावज इस नृत्य के पूरक वाद्य हैं। इसके पश्चात इस नृत्य में विशिष्ट योगदान से परिष्कार एवं परिवर्तन होते रहे हैं। धीरे धीरे एक वर्णनात्मक नृत्य के सरल रूप का विकास हुआ और यह आज कथक के रूप में विकसित नृत्य के विकास के कारणों को भी उपलब्ध कराता है।
मित्रों, प्रत्येक नृत्य की एक विशेष वेशभूषा होती है। जैसे हमने पिछले व्याख्यान में विचार किया भरतनाट्यम नृत्य की वेशभूषा के विषय में, उसकी बहुत ही मनमोहक वेशभूषा की हमने चर्चा की थी। कथक नृत्य की वेशभूषा भी आकर्षक होती है, मनमोहक होती है। कथक नृत्य की वेशभूषा पर मित्रों मुगलकालीन दरबारी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पुरुषों की बात करें तो पुरुष नर्तक चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता या अंगरखा पहनते हैं और कमर में दुपट्टा बांधते हैं। कथक की नर्तकी की वेशभूषा को हम 3 रूपों में देखते हैं। पहला साड़ी, दूसरा लहंगा चोली और दुपट्टा, और तीसरा मुगलिया अंदाज का चूड़ीदार पाजामा, जैकेट व दुपट्टा जिसे पेशवाज कहा जाता है। नृत्य में केश विन्यास, पुष्पों का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग किया जाता है। परंतु इस नृत्य में, वैसे तो प्रत्येक नृत्य में घुंघरुओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना घुंघरू के नृत्य की झंकार उपस्थित नहीं हो पाती है, परंतु इस नृत्य में घुंघरुओं का विशेष स्थान है। पहले प्रारंभ में 25-25 घुंघरू एक पांव में बांधे जाते हैं और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती चली जाती है। वेशभूषा के अनंतर अब हम चर्चा करेंगे कि इस नृत्य के सोपान क्या क्या हैं। यदि कोई नृत्य सीखना चाहता है या प्रशिक्षण ले रहा है तो किन किन सोपानों से उसको गुजरना होता है। नृत्य प्रदर्शन करते समय नर्तकी कुछ विशिष्ट क्रमिक पदों का अनुसरण करती है। सबसे पहला है नृत्य। नृत्य का अर्थ है वंदना, तो देवताओं के मंगलाचरण के साथ साथ यह नृत्य भी प्रारंभ होता है। दूसरा है ठाट, एक पारंपरिक प्रदर्शन जहां नर्तकी सम पर आकर एक सुंदर मुद्रा लेकर खड़ी हो जाती है। आमद, प्रवेश जो तालबद्ध बोल का पहला परिचय होता है। फिर सलामी, मुस्लिम शैली में दर्शकों को एक अभिवादन करना होता है। मित्रों, बंधुओं, मैं जिस प्रकार से आपके साथ चर्चा कर रही हूँ तो ये आशा करती हूँ कि कुछ चित्र आपके सामने कथक नर्तकी का उपस्थित कर पाने में सफल होंगी। इसके पश्चात कविता के अर्थ के नृत्य में प्रदर्शन किया जाता है। पड़न, एक नृत्य जहाँ केवल तबले का नहीं बल्कि पखावज का ही प्रयोग किया जाता है। परमेलू, एक बोल या रचना जहाँ प्रकृति का प्रदर्शन होता है। गत, यहाँ सुंदर चाल से चलना दिखाया जाता है। लड़ी, बोलों को बांटते हुए तत्कार की रचना। तिहाई, एक रचना जहाँ तत्कार 3 बार दोहराई जाती है और सम पर नाटकीय रूप से समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात मैं आपसे चर्चा करूंगी। ये जो 10 अंशों की चर्चा, 10 सोपानों की चर्चा हमने की, अब मैं चर्चा करूंगी नृत्य की प्रस्तुति के बारे में। कुछ बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। कथक नृत्य में भाव को मौखिक टुकड़े की एक विशेष प्रदर्शन शैली में दिखाया जाता है। मुगल दरबार में इस अभिनय शैली की उत्पत्ति हुई। इसकी वजह से यह महफिल या दरबार के लिए अधिक अनुकूल हुई, जहां दर्शक कलाकार और नर्तकी के चेहरे की अभिव्यक्त की हुई बारीकियों को देख सकते हैं। ठुमरी गाया जाता है और उसे चेहरे, अभिनय और हाथ संचालन के साथ उसकी व्याख्या की जाती है। कथक नृत्य प्रस्तुतिकरण में जितना स्वतंत्र है उतनी कोई भी अन्य नृत्य शैली स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक नर्तक जो कथक नृत्य कर रहा है वह अपने अलग अलग अंदाज में प्रारंभ करता है और अपनी रुचि के अनुसार उसका संयोजन कर सकता है। प्रदर्शन के आधार पर कथक का विभाजन 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला इसका नृत्य पक्ष और दूसरा अभिनय पक्ष। नृत्य क्रम में सबसे पहले मंच पर ठाठ बांधता है नर्तक, फिर सलामी तथा आमद जो कि नृत्य वर्णों की रचना होती है प्रस्तुत करता है। फिर टुकड़े, परमेलू, चक्कर, दार और परन करता है।
कथक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है भावाभिनय, जो अपने आप में ही बोलता है भावपूर्ण अभिनय। इस पक्ष में नर्तक नृत्य तथा भाव में ठुमरी, भजन आदि करता है, जो अत्यधिक मनमोहक होता है। ठुमरी को गाकर नृत्य करना इस नृत्य की सुंदरता और विशेषता है। इसके अंतर एक पंक्ति पर अनेक प्रकार से नृत्य करके दिखाया जाता है। संपूर्ण नृत्य में श्रृंगार रस का वर्चस्व होता है तथा अन्य रसों का आश्रय लेकर यथास्थान भाव प्रकट किए जाते हैं। कथक नृत्य में गतिविधि की विशिष्ट तकनीक का अनुसरण किया जाता है। शरीर का भार क्षितिजीय अर्थात हॉरिजॉन्टल और लंबवत दूरी के बराबर समान रूप से विभाजित होता है। पांव के संपूर्ण संपर्क को बराबर समान रूप से विभाजित किया जाता है। पांव के संपूर्ण संपर्क को भी अधिक महत्व दिया जाता है। जहां पैर की एड़ी या अंगुलियों का ही उपयोग किया जाता है, यहाँ क्रिया सीमित होती है। यहाँ कोई झुकाव नहीं होता। कंधों की रेखा के परिवर्तन से धड़ की गतिविधियां प्रभावित होती हैं। गतिविधि कमर की मांसपेशियों और वक्ष या रीढ़ की हड्डी के परिचालन से उत्पन्न होती हैं। शुद्ध नृत्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जहाँ नर्तकी के द्वारा पहनी गई पाजेब के घुंघरुओं की ध्वनि के नियंत्रण और समतल पांव के प्रयोग से लयात्मक रचना की जाती है। कथक में भी भरतनाट्यम नृत्य की भांति गतिविधि के एककों के संयोजन द्वारा इसके शुद्ध नृत्य क्रमों का निर्माण किया जाता है। नृत्य की एक क्रम थाट के साथ आरंभ करती है, जहां गले, भवों और कलाइयों को धीरे धीरे होने वाली गतिविधियों की शुरुआत की जाती है। इसका अनुसरण अमद और सलामी यानी अभिवादन के रूप में परिचित एक परंपरागत औपचारिक प्रवेश द्वारा किया जाता है। यानी सर्वप्रथम नर्तकी मंच पर प्रवेश करती है, तत्पश्चात वह अभिवादन के रूप में एक अपना सलामी प्रस्तुत करती है और उसके पश्चात यह प्रवेश उसका मंच पर हो जाता है। इसके बाद अनेक चक्कर लगाना नृत्य खंडों में नृत्य की शैली की विलक्षण सुंदरता है। इस नृत्य में लयात्मक अक्षरों का वर्णन सामान्य होता है। नर्तकी प्रायः एक छंदबद्ध गीत का वर्णन करती है और उसके बाद नृत्य गतिविधि के प्रस्तुतिकरण द्वारा उसका अनुसरण करती है। कथक के नृत्य भाग में नगमा का प्रयोग किया जाता है। कथक नृत्य में पखावज बजाने वाले और नर्तकी दोनों एक सुरीली पंक्ति की आवृत्ति पर निरंतर संयोजनों का निर्माण करते हैं। अर्थात पहले पखावज या तबले पर उसके एक पंक्ति बजाई जाती है, गीत की पंक्ति बजाई जाती है, और उसके बाद नर्तकी जितने भी प्रकार से उस पंक्ति की आवृत्ति करना चाहती है, नृत्य की भिन्न भिन्न मुद्राओं के माध्यम से करती है। और यदि आपने यह कथक नृत्य देखा है मंच पर, तो आप सब इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव भी कर सकते हैं कि एक ही पंक्ति को बार बार अन्य भिन्न भिन्न आकर्षक मुद्राओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ढोल पर 16, 10 और 14 ताल का एक सुरीला क्रम एक आधार प्रदान करता है, जिस पर पूरा नृत्य आधारित होता है। इस नृत्य में नृत्य और अभिनय दोनों में एक विषय वस्तु पर रूपांतरण प्रस्तुतिकरण के प्रदर्शन के लिए बहुत अवसर होता है। व्याख्यात्मक और भावात्मक नृत्य की तकनीकियाँ आपस में अंतर्ग्रथित होती हैं। एक तरफ काव्यात्मक पंक्ति तथा दूसरी तरफ सुरीली व छंदबद्ध पंक्ति के प्रदर्शन की विविधता के लिए नर्तकी की कुशलता और उसकी क्षमता पर ही निर्भर करती है। नर्तकी की सामर्थ्य पर ही पंक्ति की आवृत्ति का सौंदर्य प्रदर्शित होता है। उसकी कला की कलात्मकता इसी में है कि वह एक ही पंक्ति को कितनी प्रकार से नृत्य करके भिन्न भिन्न
मुद्राओं से हमारे सामने प्रस्तुत कर सकती है। कथक नृत्य में पाँवों का संचालन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। कठिन तालों में तेज गति से नृत्य करना और रुककर फिर से गति पकड़ना सबको आश्चर्यचकित कर देता है। मित्रों, हमें एक क्षण के लिए लगता है कि यहाँ नृत्य करते करते घूम करके ठहर गई है, तो हम समझ नहीं पाते कि आगे ये क्या मुद्रा लेने वाली है। और यही मुद्रा उसकी एक मनमोहक मुद्रा होती है, जो चित्ताकर्षक मुद्रा है, वह हम सबको मोह लेती है। तो बंधुओं, यदि हम संक्षेप में कहें तो आज कथक एक श्रेष्ठ नृत्य के रूप में निखर कर आया है। केवल कथक ही ऐसा नृत्य है जो उत्तर भारत में प्रादुर्भूत हुआ, किंतु पर्शियन और मुस्लिम प्रभाव से यह मंदिर की रीति से दरबारी मनोरंजन तक पहुंच पाया। भारत का यही एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों से रहा है। यह कला में हिंदू मुस्लिम प्रतिभाओं के एक अद्वितीय संश्लेषण को प्रस्तुत करता है। मित्रों, इस प्रकार मैंने एक संक्षिप्त परिचय कथक नृत्य का आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही धैर्य से मेरी इस चर्चा को सुना या देखा। इसके साथ ही मैं श्रेष्ठ कला संगम की टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। अंत में कल्याण मंत्र के साथ मैं अपने इस चर्चा को समापन करना चाहूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।